सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुखे, स्थान कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 20 पाठ का नाम खाद्य सुरक्षा। तो आज के लेसन प्लान के अंतर्गत हमारे जो मुख्य अध्यापन बिंदु है वो इस प्रकार है। इस लेसन में हम पहला, लगभग 80 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में भूखे की स्थिति। दूसरा, बंगाल के अकाल की स्थिति। तीसरा, दीर्घकालीन अदृश्य भूख। चौथा, खाद्य सुरक्षा क्या है। पांचवा, भारत में खाद्य सुरक्षा की उपलब्धि। छठवां, खाद्य पदार्थों की पहुंच। सातवां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आठवां, ICDS एकीकृत बाल विकास योजना। नौवां, मध्याह्न भोजन MDM। 10वां, बाजार एवं क्रय शक्ति। 11वां, पोषण की स्थिति। इस पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 20 खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा कहने का मतलब यह है कि ये दो शब्दों से मिला है, खाद्य और सुरक्षा। खाद्य हमारे खाने पीने योग्य पौष्टिक आहार, वो हमारे लिए खाद्य कहलाते हैं। तो हमारी प्राथमिक आवश्यकता जो स्टार्ट होती है उसका केंद्र बिंदु है भोजन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी प्राथमिक आवश्यकता में से भोजन, जो हमारे खाने एवं पीने योग्य पौष्टिक आहार है, वो हमारे लिए खाद्य कहलाता है। अब इस खाद्य के साथ में एक शब्द और जुड़ा इस लेसन में, वो है सुरक्षा। तो अपन सुरक्षा किसे कहते हैं? तो नियमित रूप से प्राप्त होने वाली हमारे अवसर में हमारे स्वास्थ्य के प्रति जो लाभदायक हो और उसकी गारंटी हो, तो वो हमारे लिए सुरक्षा कहलाती है। तो यहाँ पर हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जितनी मात्रा में वायु जल की आवश्यकता होती है, उतना ही उसे भोजन की भी आवश्यकता होती है। और सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता कराना, उसकी पहुंच को और उसे प्राप्त करने की क्षमता, यही जो है वो खाद्य सुरक्षा कहलाती है। तो बच्चों, भोजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने निर्मित हो जाती है। कभी कभी किसी कारणवश या तो हमें भोजन नहीं मिल पाता या हम स्वयं भोजन नहीं ले पाते। यदि हम 1 या 2 दिन भूखे रहते हैं तो थोड़ा महसूस कीजिए हमको भूख के कारण कैसा लगता है। कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहकर अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करता होगा, किन किन कारणों से व्यक्ति या उसके परिवार वालों को भूखा रहना पड़ता होगा। तो हम इन्हीं कुछ परिस्थितियों पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन कारणों से जो विभिन्न लोग हैं हमारे देश के, उनको ये स्थिति से गुजरना पड़ा, उनको खाद्य सुरक्षा के जो लाभ है वो उस समय किन किन विषम परिस्थितियों के कारण नहीं मिल पाया। लगभग 80 वर्ष पूर्व की बात है ये। मध्य प्रदेश में एक सूखे की स्थिति निर्मित हो गई थी। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में लगभग 80 वर्ष पूर्व भयंकर अकाल की स्थिति निर्मित हुई थी। उस स्थिति में लोगों ने किस प्रकार इस स्थिति का सामना किया होगा। कुछ बच्चे थे, उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से उनके अनुभव, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, उसमें ये चीज बताया गया था कि उस समय अकाल में कुछ नहीं पका, जिसको जो मिला वो खा जाता था। पेड़ की पत्ती, पेड़ों के छाल
किसी भी चीज को पीसकर व्यक्ति खा जाते थे। अकाल के समय जंगल में जो मिलने वाली भाजी है वो भी नहीं मिलती थी। अनाज बहुत महंगा था। पहले 1 रुपये का 5 किलो अनाज मिलता था, मगर अकाल की स्थिति में उल्टा हो गया। 5 रुपये का 1 किलो अनाज मिलना भी कठिन था। इसलिए लोग जो है वो ज्वार की राबड़ी बनाकर पीते थे। तो ये राबड़ी क्या होता है? राबड़ी जो है ज्वार को पानी में घोलकर उबालकर बनाई जाती है। तो अनाज की कमी के कारण ये राबड़ी जो है इतनी पतली बनाते थे कि जब इसको थाली में लेकर इसे पीने बैठते थे तो जो घर की छत है उसके ढांडों की परछाई में वो दिखाई देती थी। पेड़ों के तने और उसके जो छिलके हैं इसको बाजरे के साथ पीस करके रोटी बनाकर लोग खाते थे। अनाज बहुत महंगा था। एक मुट्ठी दाना और मटका भर पानी पीकर लोग जीवित रहे। पेड़ के सभी भाग को खा गए। यहां तक परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि लोगों ने मिट्टी भी खाई। तो 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल से लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। अनाजों के उत्पादन में थोड़ी सी कमी से इस अकाल की शुरुआत हो गई। अनाज उत्पादन की थोड़ी कमी ने ऐसा दुष्चक्र बनाया, भयंकर अकाल का रूप धारण कर लिया। थोड़ी सी उत्पादन की कमी ने, खराब मौसम के कारण अनाजों के उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई। विदेशों से भी अनाजों का आयात करना प्रभावित हुआ। अनाजों की थोड़ी कमी से व्यापारी वर्ग द्वारा जमाखोरी की जाने लगी, जिससे अनाजों की कीमतों में भारी वृद्धि शुरू हो गई। कृषक वर्ग के द्वारा अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं एवं भविष्य को देखते हुए अनाजों को बाजार में बेचना काफी कम कर दिए। ऐसी परिस्थितियों में अनाजों की कीमतों में वृद्धि होने लगी। वहीं पर सरकार द्वारा भी जमाखोरी व मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए, खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप अनाजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने लगी। आसमान छूती हुई कीमतों पर गरीब वर्ग का कुछ समूह, जैसे दैनिक मजदूर, मछुआरे लोग, बढ़ई, सामान ढोने वाले, तो ये जितने लोग थे अनाजों की पहुंच से कम आय के कारण दूर होते चले गए और अंत में वृहद पैमाने पर भूख से मरने का मंजर शुरू हो गया। अब हम देखेंगे दीर्घकालीन अदृश्य भूख। तो हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग स्वस्थ हैं। हम महसूस करते हैं कि जितने लोग जो हमारे आसपास बैठे हैं दिख रहे हैं वो सारे लोग स्वस्थ हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में ये लोग भी कुपोषण के शिकार हैं और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से सामान्य दिखते हैं, परंतु आंतरिक रूप से कमजोर रहते हैं। वास्तव में ये अदृश्य भूख के शिकार है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को भोजन नहीं मिलता है या ये लोग भोजन नहीं करते, अपितु अल्प आय और गरीबी के कारण हर रोज पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले पाते हैं। अपर्याप्त भोजन लेने की स्थिति में यदि लंबे समय तक लोग अपर्याप्त भोजन लेते रहते हैं तो यही स्थिति जो है वो दीर्घकालीन भूख की स्थिति बन जाती है। पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और ये जो है लंबे समय तक चलता रहता है। कम खाकर लोग जीवन बसर कर लेते हैं। यही स्थिति जो है वो दीर्घकालीन भूख की स्थिति है, जो कि इनके लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। अब हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हमने अभी 3 परिस्थितियों को देखा। वहां पर लोग है किस प्रकार से अपना जीवन यापन किए।
खाद्य सुरक्षा की अवधारणा किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए जितनी वायु व जल की आवश्यकता होती है उतना ही उसे भोजन की भी आवश्यकता है। सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उनकी पहुंच और उसे प्राप्त करने की क्षमता ही खाद्य सुरक्षा है। अब खाद्य सुरक्षा के आयाम कौन कौन से हैं? बच्चों, परीक्षा में प्रायः कई बार पूछा जाता है खाद्य सुरक्षा क्या है और खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। तो खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच, और तीसरा बाजार और क्रय शक्ति। तो भारत में खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, जिसे खाद्य का अधिकार कानून भी कहा जाता है। यह कानून जो है देश के अधिकांश लोगों पर लागू होता है और इसके अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक माह रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अथवा आनुषांगिक विषय हेतु अधिनियम है। इस प्रकार से बच्चों कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। आपको बताना है छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में पारित किया गया। अब हम देखेंगे बच्चों भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। तो खाद्यान्नों की उपलब्धता से ही खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को हम पूरा कर सकते हैं। खाद्यान्नों की उपलब्धता का संबंध सभी प्रकार के अनाज, जैसे हम देखते हैं गेहूं, चावल और जो दलहन की फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं और मोटे अनाज है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन सारे खाद्य पदार्थों का, अनाज का जब हमको उपलब्ध हो जाएगा, वही चीज है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। तो विगत 5 दशकों में विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप देश के खाद्यान्न में काफी वृद्धि हुई है। आजादी के समय से अब तक खाद्य उत्पादन में लगभग 4 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। आजादी के समय हमारा देश जो है वो गंभीर संकट से गुजर रहा था। उस समय खाद्य आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार को विदेशों से 4.8 मिलियन टन अनाज आयात करना पड़ा था। बाद के कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन में भी हमारे देश में वृद्धि हुई। फिर भी खाद्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ खाद्यान्न आयात करना ही पड़ा। 70 के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी। बच्चों कभी कभी परीक्षा में आता है क्या कारण थे कि 70 के दशक के पश्चात अनाज के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। तो बच्चों आत्मनिर्भरता बढ़ी, खाद्यान्नों के आयात में कमी होने लगी। आजादी के समय सभी अनाज जैसे हम देखते हैं गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों की कमी थी। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर योजनाएं चलाई गई, जिस प्रकार से हरित क्रांति वगैरह आई। तो इन योजनाओं के फलस्वरूप सभी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। हमारे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा और उपलब्धता को समझने के लिए केवल उत्पादन को देखना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के लिए खाद्यान्न उपलब्धता की संभावना और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता को जानना आवश्यक है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता हमें आत्मनिर्भरता का संकेत देती है तथा सभी लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्धता की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता की गणना करने के लिए हम खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, वार्षिक उपलब्धता ज्ञात करते हैं
तथा उसमें 365 दिन उसका भाग देने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से जो हमारा सूत्र बनता है, वार्षिक उपलब्धता बराबर जनसंख्या बटे खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता। दूसरा हमारा जो सूत्र बनता है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता बराबर 365 दिन भागित वार्षिक उपलब्धता। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता निकल जाता है। अब हम देखेंगे खाद्य पदार्थों की पहुंच। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वहां तक खाद्य पदार्थ किन किन रूपों में पहुंचता है, व्यक्ति जो खाद्य सामग्री है किस किस प्रकार से प्राप्त करते, कहां कहां से लेते हैं, यह है खाद्य पदार्थों की पहुंच। तो खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के साथ साथ सभी लोगों के बीच में इसकी पहुंच सुनिश्चित करना प्रमुख आयाम है। देश के सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ खाद्यान्नों का उत्पादन तो कर लेते हैं, परंतु अधिकांश लोग बाजार की खरीदी तथा सार्वजनिक आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। भूमिहीन लोग हैं, शहरी लोग हैं, ये पूर्णतः बाजार पर निर्भर रहते हैं। बहुत से व्यक्ति गरीब और बेरोजगार भी रहते हैं। इनकी स्थिति को ध्यान में रख करके सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाकर खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के उद्देश्य को अब हम सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, एकीकृत बाल विकास योजना जिसको आईसीडीएस कहते हैं, तथा जो तीसरा है स्कूलों में संचालित होने वाला मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से सरकार लोगों को खाद्य सुरक्षा की पहुंच उपलब्ध कराती है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक सबके लिए, सबको बांटा जाएगा, तो जो अनाज है वो सबके लिए रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत देश के अधिकांश जरूरतमंदों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, शक्कर हो गया, चना, नमक तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है। ये सभी वस्तुएं जो है, जो पात्र परिवार है, उनको राशन कार्ड के माध्यम से प्रत्येक माह निर्धारित मात्रा में प्रदान किया जाएगा, जैसा हम वर्तमान में देखते हैं। तो आज हमारे देश में लगभग सभी गांव एवं शहरों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। वर्तमान में इन दुकानों की संख्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संख्या पूरे देश में 4,63,000 से भी अधिक है, जबकि हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐसे दुकानों की संख्या अक्टूबर 2014 की स्थिति में 11,088 थी। तो इन दुकानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है। एफसीआई अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और धान सरकार खरीदती है, न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर खरीदती है, और इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पहले से ही इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिससे जो है किसान उत्पादन करने के लिए और प्रोत्साहित हो और उत्पादन बढ़े, ताकि भविष्य में उन उत्पादन को सरकार खरीदे और विषम परिस्थितियों में उसका उपयोग कर सके। तो खरीदे हुए जो अनाज है, किसानों से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो धान की खरीदी हुई है, गेहूं की खरीदी हुई है, तो खरीदे हुए अनाजों को बड़े बड़े भंडारों में सुरक्षित रखा जाता है, और यह भंडारण जो है पीडीएस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। एफसीआई अनाजों का संग्रहण एक अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, वो उद्देश्य है बफर स्टॉक। बच्चों, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि बफर स्टॉक क्या है, तो आपको बताना है कि बफर स्टॉक के अंतर्गत देश की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए
पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण किया जाता है, जिससे कभी खराब मौसम या आपदा जैसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, उस समय अनाज की कमी की समस्या को बफर स्टॉक के माध्यम से दूर किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं वर्तमान में हमारे देश में एक महामारी बीमारी के रूप में कोरोना सभी के लिए एक चिंताजनक विषय हो गया है, और इस विषम परिस्थितियों में सरकार भोजन की व्यवस्था कर रही है। तो मैंने अपने स्कूल में कुछ बच्चों से उनके घरों में खाद्यान्न की उपलब्धता से संबंधित कुछ जानकारियां ली। इसमें यह पूछा कि उनके घरों में खाने हेतु अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्रियां कहां कहां से खरीदी जाती है, और उनसे यह भी मैंने पूछा कि यह भी जो सामग्री है वो क्या आपको पूरे महीने भर के लिए पूरा हो जाता है। तो बच्चों ने बताया कि उनके घरों में अनाज उचित मूल्य की राशन दुकान, जिसको सोसाइटी कहते हैं, वहां से खरीदते हैं और बाजार से भी खाद्यान्न खरीदते हैं। और ये जो खाद्यान्न है जो हमको सोसाइटी से मिलता है वो हमको महीने भर के लिए पूरा हो जाता है। अब देखेंगे बच्चों हम एकीकृत बाल विकास योजना, जिसे हम कहते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सिस्टम, ICDS इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व शिशुवती महिलाओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य पूरक पौष्टिक आहार आदि के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। इन केंद्रों में बच्चों का नियमित रूप से टीकाकरण होता है, आंगनबाड़ी में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, और साथ ही साथ बढ़ती हुई आयु के अनुसार बच्चों का जो उचित पौष्टिक आहार है वो भी उनको उपलब्ध कराया जाता है। यहां छोटे बच्चों में विद्यालय पूर्व प्रारंभिक शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यह उम्र बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बच्चों का 90% मानसिक विकास किस उम्र तक हो जाता है। तो बच्चों आपको बताना है कि बच्चों का लगभग 90% मानसिक विकास 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। तो यदि हम इस उम्र में, जो बच्चों का 5 वर्ष तक का उम्र है, उस उम्र में यदि हम बच्चों की उचित देखभाल न की जाए तो बच्चे जो है बीमारी एवं कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद NIN के एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में इस आयु वर्ग के लगभग 43% बच्चों का उम्र, उनके वजन के अनुसार हम देखें तो उम्र के अनुसार वजन कम है। 43% जो बच्चे हैं उम्र के अनुसार उनका वजन कम है। यह ICDS के कार्यक्रम हमारे सामने जो इतना बड़ा लक्ष्य है बच्चों के विकास का, उसके लिए एक चुनौती है। तो जन्म के बाद का सही तरीके से शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं, इसे जानने के लिए आयु के अनुसार वजन सारणी का प्रयोग करते हैं। हम किसी भी आंगनबाड़ी में जाकर देख सकते हैं, उनका जो है प्रतिमा उनकी आयु के अनुसार उनका वजन और ऊंचाई उसका मापन किया जाता है, पंजी संधारित किया जाता है। वर्तमान में हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, हमारा नाम पूछते हैं, उम्र पूछते हैं, और वहां पर वेट मशीन होता है, वहां पर हमको खड़ा रहने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से तो लड़के और लड़कियों के लिए पृथक पृथक होता है सारणी। इस समय में जन्म से 60 माह मतलब 5 वर्ष तक बच्चे के उम्र का वजन दर्ज किया जाता है। यदि बच्चे का अंकित वजन सामान्य वजन के संकेतक में आता है तो उसका वजन जो है वो सामान्य होता है।
मामूली कुपोषण के संकेतक में उम्र के अनुसार वजन कम, सामान्य कुपोषित तथा गंभीर कुपोषण के संकेत में होने की स्थिति में बच्चे का वजन अत्यंत कम गंभीर कुपोषित होता है। ऐसी स्थिति में बच्चे की पर्याप्त देखभाल और उनके लिए अतिरिक्त पौष्टिक आहार की आवश्यकता पड़ती है। जन्म से 6 माह तक जो बच्चे होते हैं उनको केवल मां का दूध ही पिलाना आवश्यक है। साथ ही साथ अन्य पोषक आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर बच्चों को देते रहना है। अब हम देखेंगे एमडीएम, स्कूल में संचालित होने वाली प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को प्रतिदिन मिलने वाला भोजन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील, एमडीएम। तो हम बच्चों देखते हैं शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का मौलिक अधिकार है, परंतु ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बिना भोजन किए अथवा बहुत कम खाकर स्कूल जाते हैं, जिसके कारण अध्ययन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बच्चों को नहीं मिल पाती। इससे उनका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता। विद्यालयीन बच्चों में इस समस्या को दूर करने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्याह्न भोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत के समस्त राज्यों के सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक में चलाया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ मध्याह्न भोजन, दोपहर का खाना स्कूलों में उपलब्ध कराया जाता है और शासन के द्वारा ये जो मध्याह्न भोजन है निर्धारित मेनू के अनुसार और उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाता है। अब हम देखेंगे बाजार एवं क्रय शक्ति। बाजार जहां पर वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं वो बाजार कहलाता है। तो बाजार और क्रय शक्ति, क्रय शक्ति वस्तुओं को खरीदने की क्षमता, जिस व्यक्ति के पास पैसा जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की उच्चतम क्वालिटी की वस्तुओं को खरीद सकता है, अधिक मात्रा में खरीद सकता है। जिसकी क्रय शक्ति कम होती है वो वस्तु की निम्न क्वालिटी को खरीदता है, कम मात्रा में खरीदता है। तो यहां पर हम देखेंगे बाजार एवं क्रय शक्ति। तो अधिकांश व्यक्ति अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। कृषक वर्ग स्वयं अपने लिए अनाज का उत्पादन कर लेते हैं तथा कुछ अनाजों की पूर्ति के लिए वो लोग भी बाजार पर निर्भर रहते हैं। अब हम देखते हैं गैर कृषक वर्ग। गैर कृषक वर्ग के अंतर्गत मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा के लोग रहते हैं। ये अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए ज्यादातर बाजार पर निर्भर होते हैं। जिन लोगों की क्रय शक्ति अच्छी होती है वे बाजार से पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ खरीद लेते हैं। जिनकी क्रय शक्ति कमजोर होती है वे सरकार की विभिन्न खाद्य योजनाओं के साथ साथ बाजारों में भी खाद्य वस्तुएं खरीद लेते हैं। पर इनकी क्रय शक्ति कमजोर होने के कारण ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं ये पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं खरीद पाते। लंबे समय तक पोषण आहार की कमी से शरीर के कई बीमारियों व कुपोषण जैसी स्थिति से ये लोग ग्रसित हो जाते हैं। हमारे शरीर को भोज्य पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा का मापन कैलोरी से किया जाता है। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार आ चुका है, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 2100 किलो कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत मेहनतकश लोगों को प्रत्येक दिन 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। कई बार परीक्षा में आ चुका है बच्चों, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोगों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। तो आपको बताना है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है न्यूनतम। उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो मजदूर वर्ग है उनको 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन।
लेकिन हमारे देश में एनएसएसओ के एक सर्वे में बताया गया है कि दोनों ही क्षेत्र, शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर औसत कैलोरी का स्तर आवश्यकता से कम है। अब हम देखते हैं कि ये जो आवश्यकता से कैलोरी कम है, तो इसका एक कारण यह है कि ये जो मेहनत कश लोग है, इनका न्यूनतम कैलोरी कम होने का प्रमुख कारण है कि इनके पास धन का कमी होती है, अर्थ की कमी होती है, जिसके कारण इनकी क्रय शक्ति कमजोर होती है। अब हम देखेंगे कि पोषण की स्थिति। सभी लोगों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी हमने खाद्य की उपलब्धता, उसकी पहुंच, लोगों की क्रय शक्ति और विभिन्न योजनाओं के बारे में अभी हमने जाना। गरीब वर्ग तक ये योजनाएं कैसे मदद पहुंच रही है, वास्तव में ये क्या योजनाएं हैं, वो खाद्य सुरक्षा से प्राप्त होने वाली जो योजनाएं हैं, क्या इन लोगों को मिल पा रहा है, गरीब लोगों को? इसे जानने का सबसे आसान तरीका है उनकी पोषण स्थिति, इसका चिकित्सकीय या वैज्ञानिक पद्धति से जांच करना। सरकार जो सुविधाएं दे रही है, गरीब लोग उसको खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में इनका जो पोषण आहार है, जितनी मात्रा में इनको मिलना चाहिए और जितनी मात्रा में ये लोग इसका उपभोग कर रहे हैं, तो क्या इनके शरीर के लिए वो पर्याप्त है? इसको जानने का आसान तरीका यहाँ पर बताया गया है कि पोषण स्थिति का चिकित्सकीय या वैज्ञानिक पद्धति से जांच करना। तो वैज्ञानिक पद्धति व्यक्तियों के उम्र, लंबाई और वजन के अनुसार होती है। वैज्ञानिक पद्धति में सबसे प्रमुख है बीएमआई। बच्चों, ये परीक्षा में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बीएमआई का फुल फॉर्म लिखिए, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में शरीर द्रव्यमान सूचक। तो बीएमआई आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रमाणित है। हम सामान्यतः कुपोषित व्यक्तियों को देखकर ही पहचान सकते हैं। उनको देखने से पता चल जाता है कि ये लोग अत्यंत कमजोर होते हैं, बहुत कम वजन होता है इनका और अत्यधिक मोटापा होगा, परंतु कुपोषितों का साधारण रूप से देखने से हम पहचान नहीं सकते। ऐसे लोग हमारे देश में लगभग 30 से 40% है। कुपोषित लोगों की इतनी बड़ी आबादी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत चिंता का विषय है। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए WHO के द्वारा निर्धारित सारणी के बारे में हमने ICDS के बारे में भी हम जानकारी लिए थे, वहां से हमको जानकारी मिल जाता है। हम देखते हैं बच्चों की सामान्यतः 19 वर्ष के पश्चात व्यक्तियों की लंबाई का बढ़ना लगभग स्थिर हो जाता है। इसलिए 19 वर्ष से अधिक अर्थात वयस्कों के लिए एक अलग पैमाना बनाया गया है। वयस्कों का बीएमआई उसको ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाई गई है। उस सारणी में अलग अलग कॉलम होते हैं। पहले में क्रमांक होगा, दूसरे में बीएमआई होगा, तीसरे कॉलम में उसकी शारीरिक स्थिति होगी और चौथे में विशेष टिप लिखा जाएगा। जैसे क्रमांक देखते हैं हम 1, उसमें बीएमआई है 18.5 से कम, उसका शारीरिक वजन, शारीरिक स्थिति, वजन कम है और उसमें विशेष में पोषक खान पान की आवश्यकता है, ऐसा लिखा जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे काम देखते हैं, क्रमांक 2, इसका बीएमआई कितना है 18.5 से 24.9। इसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, सामान्य है। टिप में इसमें क्या लिखा जाएगा, स्वस्थ शरीर। तो इस प्रकार से वयस्कों का बीएमआई विश्लेषण तालिका में उसका वर्णन किया जाता है। तो हमारे देश के जो बच्चे कुपोषित दिखाई देते हैं, उनके संभावित कारणों में से एक है कि उनकी माताओं का उचित पोषण आहार न मिल पाना। जो बच्चे हैं उनकी माताओं को उचित पोषण आहार का न मिल पाना, जिसके कारण बच्चों में कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं। तो महिलाओं की शारीरिक स्थिति का बच्चों के पोषण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के साथ उनका सीधा संबंध रहता है। आज भी कई महिलाओं को पौष्टिक भोजन एवं अन्य जरूरी चीजें विशेषकर गर्भावस्था के दौरान प्राप्त नहीं हो पाती।
इससे गर्भ में बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता, बच्चा कम वजन का पैदा होता है और वह जन्म से ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। ये बच्चे अपनी बढ़ती हुई आयु में भी कुपोषण से प्रभावित रहते हैं, जो इनके वयस्क होने पर भी बने रहता है कुपोषण का लक्षण। ऐसी स्थिति में इनके स्वयं माता पिता बनने पर भी ये वंशानुक्रम में आगे बढ़ते हुए आने वाली पीढ़ी को पुनः कुपोषण से प्रभावित करती है और ये क्रम निरंतर जारी भी रहता है। हमें इस क्रम को तोड़कर इन लोगों को कुपोषण से बचाना होगा, तभी हमारा खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।